शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आते हैं, और जब तक ये नहीं होगा तब तक आयनिक इक्विलिब्रियम में फील नहीं आएगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने आप में अगर सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत बेसिक बेसिक बात इसमें जाननी है, लेकिन इसके जब कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा क्लियर होंगे आयनिक इक्विलिब्रियम आप उतना स्मूथली शिफ्ट हो जाओगे और उतनी आसानी से उसके इक्वेशंस बना पाओगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में बेसिकली अपने को क्या सीखना है कि रिएक्शन लिख के उसके इक्वेशंस कैसे बनाए, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह कैसे लिखे, बेसिक बातें इक्विलिब्रियम के बारे में सब इससे सीखनी है, और फिर आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत आसानी से हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम नाम से ही क्या लग रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन होगा और उसमें इक्विलिब्रियम की बात हो रही हुई। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब है कि कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट क्या होगी, बराबर। यही होता है इक्विलिब्रियम, इसी चैप्टर में यही पढ़ना है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक टर्म और आया यहाँ पे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम डायनेमिक और स्टैटिक, मतलब कोई चीज यहाँ रुकी हुई है, तो रुकी हुई है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम पे है, यहाँ पे दो कारण है, दोनों साइड से बराबर फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, दोनों साइड से बराबर फोर्सेस लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं, और या फिर दोनों साइड से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, रुका हुआ है, सब कुछ कुछ हो ही नहीं रहा है तो भी वो रुका हुआ है, और दोनों साइड से लगातार काम किया जा रहा है बराबर बिल्कुल, तो भी वो वहां पे रुका हुआ है ना। तो एक में दोनों साइड से लगातार काम हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन काम तो लगातार हो रहा है, तो वो क्या है, डायनेमिक। और एक में क्या हो रहा है कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, वो क्या है, स्टैटिक। समझ में आई बात? तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, यानी लगातार रिएक्शंस हो रहे हैं, रिएक्शंस रुके नहीं है ना। मतलब अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, और मैं बोलूं कि ये इक्विलिब्रियम में, इसका क्या मतलब हुआ कि ए और बी लगातार रिएक्ट करके सी और डी बना रहा है, और सी और डी वापस टूट करके ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है ना। रिएक्शन रुका नहीं है, लगातार काम हो रहा है, इसलिए क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। पर आपको नया ए या बी सी डी कुछ बनता हुआ कुछ टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मतलब समझना, मान लो शुरू में जो कंपाउंड ए और जो कंपाउंड बी है, ये क्या है, कलरलेस कंपाउंड्स है, दोनों कलरलेस कंपाउंड्स हैं, इनका रिएक्शन कराया है ना। जो सी और डी बन रहा है, कोई एक कंपाउंड मान लो कलर्ड है, मान लो पिंक कलर का कोई कंपाउंड बनना है, तो जैसे जैसे ए और बी रिएक्ट करेंगे हल्का हल्का पिंक कलर अपीयर होने लग जाएगा, जैसे जैसे सी बनेगा। जितना ज्यादा सी बनता जाएगा पिंक कलर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो आपको दिखेगा कि पिंक कलर की इंटेंसिटी धीरे 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 बढ़ रही है, आपको लगेगा क्या, रिएक्शन हो रहा है। थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि अब पिंक कलर की इंटेंसिटी बढ़ नहीं रही है, पिंक कलर की इंटेंसिटी जितनी होनी थी होकर के रुक गई, तो हमें क्या फील होगा कि रिएक्शन रुक गया, अब पिंक कलर और डार्क नहीं हो रहा है, मतलब नया सी नहीं बन रहा है। तो पिंक कलर की इंटेंसिटी बढ़ नहीं रही है, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ए और बी पूरी तरह से रिएक्ट कर गया, रिएक्शन रुक गया, सी जितना बनना था बन गया, रिएक्शन अब रुक गया, एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा एक और कारण हो सकता है कि ए और बी रिएक्ट करके सी बन रहा था, और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जब सी बनने लगा तो पीछे का रिएक्शन भी होने लगा, और एक टाइम जब आया कि सी जितना बन रहा उतना टूट जा रहा है ना। ये शुरू में मान लो 8-8 मोल ले लिए थे, शुरू में सी था ही नहीं, रिएक्शन आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, 5 मोल सी जब बना उसके बाद अब अगला मोल जैसे ही बन रहा है वो टूट जा रहा है, ऐसे ही एक मोल बन रहा है वापस टूट जा रहा है। तो अब नया सी आपको बनता हुआ दिख नहीं रहा है, सी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, पर रिएक्शन रुका नहीं है, सी जिस स्पीड से बन रहा है उसी स्पीड से सी क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। तो ये क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात? यानी केमिकल इक्विलिब्रियम जो भी होता है वो कैसा होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, रिएक्शन रुका नहीं होता है, लगातार रिएक्शन हो रहा होता है। और इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ क्या कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन की स्पीड है वो क्या हो गई, बराबर। स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। तो अगला सवाल ये होता है कि क्या केमिकल इक्विलिब्रियम हर एक रिएक्शन में देखने को मिलता है, हर एक केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है? नहीं। कौन से रिएक्शंस में होता है, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में। अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है उसी कंडीशंस पे, मतलब वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, तो वहां पे इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे। यानी इक्विलिब्रियम की बात हम सिर्फ और सिर्फ कहां करने वाले हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस में। इरिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम की बात हमें नहीं करनी है। समझ में आ गई बात? इरिवर्सिबल रिएक्शंस इन जनरल, आयोनिक रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं, है ना। जैसे मान लो हमने कोई चीज जला दी, जल गया, धुआं बन गया,
वापस उसको बना सकते हैं? पेपर जला दिए उड़ गया, वापस पेपर बना सकते हैं? क्या है? इरिवर्सिबल है ना। दूध फटना था, फट गया, वापस दूध बना सकते हैं? पनीर बना सकते हैं, दूध वापस नहीं बना सकते हैं। प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल। तो अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो वहां इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम की बात सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में करते हैं। अब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हमने ले लिया, a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। हो क्या रहा है? शुरू में सिर्फ a और b लिया, c और d है ही नहीं, तो शुरू में रिएक्शन किधर होगा? सिर्फ फॉरवर्ड। बैकवर्ड के रिएक्टेंट्स ही नहीं है तो सिर्फ फॉरवर्ड होगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन किसी स्पीड से हो रही होगी। समय के साथ ए और बी के कॉन्सेंट्रेशंस क्या होंगे? कम होंगे भाई। जैसे जैसे ए और बी रिएक्ट करता जाएगा, ए और बी के कॉन्सेंट्रेशंस क्या कम होंगे। जब ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा? रिएक्शन का रेट कम होगा। ए और बी कम होगा तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? कम होगा। तो रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम होगा। लेकिन जैसे जैसे ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, सी और डी बनने लग जाएगा। जब सी और डी बनने लग जाएगा तो बैकवर्ड में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरू में सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे ए और बी के कंसंट्रेशन कम होगा, सी और डी का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। ए और बी का कंसंट्रेशन कम होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन की रेट क्या होगी? धीरे धीरे कम होगी। जैसे जैसे सी और डी बनता जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन की रेट क्या होगी? बढ़ेगी। तो फॉरवर्ड की रेट धीरे धीरे कम होती जा रही है, बैकवर्ड की रेट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। टाइम आएगा ना जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होगी? बराबर हो जाएगी। उस टाइम जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बराबर हो जाती है, दैट टाइम वी से कि इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। समझ आ गई बात, है ना। तो समय के साथ ऐसा होगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट बराबर होगी, फॉरवर्ड की धीरे धीरे घटेगी, बैकवर्ड की धीरे धीरे बढ़ेगी। और एक टाइम, वो टाइम जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बराबर हो गई, हम कह देंगे क्या? कि नाउ द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। समझ आ गई क्या बात? जैसे मान लो आपको बोला N2 + 3H2 gives 2NH3। शुरू में आपने सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया रिएक्शन कंटेनर में, अमोनिया लिया ही नहीं है, तो रिएक्शन किसी स्पीड से हो रहा होगा, एक पर्टिकुलर स्पीड से। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होता जाएगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा? स्पीड घटेगी रिएक्शन की। और इधर अमोनिया बनने लगेगा तो अमोनिया से उधर जाने की स्पीड क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ेगी। तो फॉरवर्ड की स्पीड धीरे धीरे घटेगी, बैकवर्ड की स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। एक टाइम आएगा जब अमोनिया के बनने की स्पीड, फॉरवर्ड डायरेक्शन की स्पीड मतलब अमोनिया के बनने की स्पीड, और बैकवर्ड डायरेक्शन की स्पीड मतलब अमोनिया के टूटने की स्पीड, ये दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यानी एक टाइम आया जाएगा जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया विल बिकम इक्वल। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है? अमोनिया बन रहा है। बैकवर्ड में क्या हो रहा है? अमोनिया टूट रहा है। तो फॉरवर्ड में अमोनिया बन रहा है, बैकवर्ड में अमोनिया टूट रहा है, रेट बराबर हो गया है। यानी जिस रेट से अमोनिया बन रहा है उसी रेट से अमोनिया टूट रहा है। तो नए अमोनिया का मॉलिक्यूल अब बनना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मतलब एक्चुअली नया हमेशा बन रहा होगा, लेकिन उतना ही पुराना वापस टूट जा रहा होगा। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, अब अमोनिया के मोल्स में चेंज होगा क्या? नहीं भाई। एक टाइम आएगा जब जिस स्पीड से अमोनिया बन रहा है उसी स्पीड से अमोनिया टूट भी रहा है। तो मान लो 2 मोल पर सेकंड के हिसाब से अमोनिया बना, तो 2 मोल पर सेकंड के हिसाब से अमोनिया टूट भी जाएगा। तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? फिक्स हो गया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, तो जिस स्पीड से खत्म हो रहा है उसी स्पीड से ये वापस प्रोड्यूस भी हो रहा है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो गया? फिक्स हो गया। यानी एक बार इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, अब जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनके कंसेंट्रेशन में आपको चेंज नहीं दिखेगा। हर बार नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, पुराने टूट जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, नए नए मॉलिक्यूल्स बनते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है। ये क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नए मॉलिक्यूल्स बन तो रहे हैं लेकिन पुराने उसके बदले में क्या हो रहे हैं? टूट जा रहे हैं। इसलिए ओवरऑल कंसेंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है। पर ऐसा नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, रिएक्शन लगातार हो रहा है, पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में बराबर स्पीड से हो रहा है। ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया रिमेन्स कांस्टेंट, बट एक्चुअली रिएक्शन इज नॉट स्टॉप्ड। वो क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। समझ आ गई बात? ठीक है। अब ग्राफ अगर आपसे बोला जाए कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन की रेट बढ़ेगी या घटेगी? फॉरवर्ड की रेट समय के साथ कम होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट टाइम t = 0 पे मैक्सिमम होगी, तो फॉरवर्ड की रेट समय के साथ धीरे धीरे क्या होगी? घटेगी। टाइम t = 0 पे प्रोडक्ट्स है नहीं, तो बैकवर्ड की रेट क्या होगी? 0 रहेगी। t = 0 पे
जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा बैकवर्ड की रेट क्या होगी, बढ़ेगी। और एक टाइम आएगा जब आपको दिख रहा होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या हो गई, बराबर होगी। तो दिस टाइम व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल, उसी को हम क्या बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम टाइम है। उस टाइम पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। समझ आ गई बात। बैकवर्ड और फॉरवर्ड की रेट जब बराबर हो जाएगी तब हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, मान लो वही रिएक्शन लिया N2 + 3H2 gives 2NH3, तो समय के साथ मैं पूछूं नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, घटता ही चला जाएगा। N2 + 3H2 gives 2NH3 और इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ घटेगा, लेकिन एक टाइम पे आके नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। घट रहा है, फिर यहाँ पे देखो कांस्टेंट हो गया। वैसे हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन भी समय के साथ घटेगा, वो भी आके क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और अमोनिया शुरू में था नहीं, 0 से शुरू होगा और बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद एक टाइम पे आके वो भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या ये तीनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएंगे, ये जरूरी है? कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है, कांस्टेंट हो जाए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन यानी रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन घटेंगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके सबके कॉन्सेंट्रेशन क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, चेंज नहीं होंगे, बराबर होंगे जरूरी नहीं है। समझ आ गई बात। दिस इज व्हाट वी मीन बाय इक्विलिब्रियम। तो कॉन्सेंट्रेशंस बराबर होना जरूरी नहीं है, कांस्टेंट होना जरूरी है, और रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बराबर होना जरूरी है ना। तो कभी कभी हमारे एग्जाम में से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? जैसे आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, कौन सा वाला ग्राफ सही है, वन और मोर में बी करेक्ट, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। सब सही है, ए सही है, सही है, और सी भी सही है। रोशन जरा बता दो कैसे सी सही है। हाँ, रेट का ग्राफ है, तो इक्विलिब्रियम का क्या डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन इक्विलिब्रियम का, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बिकम्स इक्वल। कहां बराबर हुए, कहीं हुआ बराबर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट? फॉरवर्ड का रेट घट रहा है, बैकवर्ड का रेट बढ़ रहा है, पर बराबर थोड़ी हुआ, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट नहीं, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि फॉरवर्ड की रेट और बैकवर्ड की रेट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसमें बराबर नहीं हुआ है, ये कैसे सही है रिशु? फॉरवर्ड की घट रही है, बैकवर्ड की बढ़ रही है, एक पॉइंट पे बराबर हुई थी, लेकिन फिर बैकवर्ड की बढ़ गई और फॉरवर्ड की और घट गई, तो इक्विलिब्रियम कहां एस्टैब्लिश हुआ? ये भी इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम का सीधा डेफिनेशन ही है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट बराबर हो जाए, बराबर सिर्फ वही हो रही है, कांस्टेंट रेट कांस्टेंट नहीं होना है, रेट क्या होना है, बराबर, फॉरवर्ड की और बैकवर्ड की बराबर होनी चाहिए। समझ आ गई बात। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, सिमिलर क्वेश्चन है, अब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, पैटर्न वही है, पक्का। कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, रिएक्टेंट की घट रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है, कांस्टेंट हो गई, बराबर हो गई, चलेगा, पर कांस्टेंट होना जरूरी, बराबर होना जरूरी नहीं था। यहां कांस्टेंट भी हो गई और बराबर भी हो गई। इसकी घटते घटते इसकी बढ़ते बढ़ते बराबर नहीं हुई है, कांस्टेंट हो गई है। क्या जरूरी है, कांस्टेंट होना। इसकी घट रही है, इसकी बढ़ रही है, और एक टाइम पे जाके कांस्टेंट हो रहा है, वही इंपॉर्टेंट है। कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, बराबर हो जाए, उससे मतलब नहीं है। एक टाइम पे जाकर के सभी टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं, सबका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ इसमें तीनों सही है। क्लियर? तो इस तरह के कभी कभी बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ वाले, क्लैरिटी एकदम होना चाहिए आपको अपनी बातों में। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जब कोई केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं इक्विलिब्रियम के। सबसे पहली बात जो हमने अभी तक जो बातें हमने सीखी, क्या क्या सीखी, इक्विलिब्रियम कैसा होता है, डायनेमिक, एक बात। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट बराबर होती है,
और तीसरी बात क्या सीखी, कंसंट्रेशन सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का क्या हो जाता है, कांस्टेंट। ये इतने देर से हम कह रहे हैं, ये 3 बातें। इसके अलावा इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम आइदर साइड, इट वोंट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। मतलब आप नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा के अमोनिया बनाओगे तो भी थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, और अमोनिया से शुरू करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन का काम करोगे तो भी जैसे ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनेगा थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो आप किधर से भी शुरू करो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, है। आप रिएक्टेंट से शुरू करोगे तब भी थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आएगा, आप प्रोडक्ट से शुरू करोगे तब भी थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आएगा। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, कलर विल बी कांस्टेंट। एक बार इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, सबके कॉन्सेंट्रेशंस क्या हो गए, कांस्टेंट। तो अब आपको कोई फिजिकल चेंज, कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नजर ही नहीं आएगा। मैंने बताया ना, पिंक कलर की इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई। मतलब क्या हुआ कि अब नया बन तो रहा है लेकिन जितना बन रहा है उतना टूट भी जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। तो जब सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गए तो कुछ भी बढ़ता घटता हुआ आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए कलर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। डेंसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। समझ आ गई बात। सारे पैरामीटर्स जो मेजर होते हैं वो सब क्या होगा, आपको कांस्टेंट दिखेगा, कोई चेंज नजर नहीं आएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल। ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम क्लोज्ड वेसल में ही कराओगे, क्योंकि ओपन वेसल में रिएक्शन होगा तो क्या होगा, गैसेस होंगे तो उड़ जाएंगे, है ना। स्पेशली गैसियस रिएक्शंस को तो हमेशा अगर इक्विलिब्रियम बनाना है तो क्लोज्ड वेसल में ही कराना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम के बाद मोस्टली हम कहां करते हैं, क्लोज्ड वेसल में ही करते हैं। ठीक है, और पांचवी बात, या सॉरी लास्ट बात, रोल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को कैसे अफेक्ट करेगा। हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए गिव्स बी, रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। रिवर्सिबल रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी और बैकवर्ड रिएक्शन भी है। कैटलिस्ट का क्या काम है, रिएक्शन का रेट को बढ़ाना या घटाना। हमने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में, कैटलिस्ट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा। पर इक्विलिब्रियम में हो क्या रहा है कि फॉरवर्ड भी हो रहा है और बैकवर्ड भी हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कैटलिस्ट डालोगे तो किस रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, फॉरवर्ड के कि बैकवर्ड के, दोनों को बढ़ा देगा। भाई कैटलिस्ट का काम क्या था, ये हमारे पास ये रिएक्टेंट है, मान लो ये प्रोडक्ट है, ये ए ये बी, यहां पे एनर्जी था, है ना। ये एक नॉर्मल एनर्जी कोऑर्डिनेट्स मैंने बना दिए, ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, यही होगा, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यानी ए को बी में ट्रांसफॉर्म होना है तो इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा नॉर्मली। अब आपने कैटलिस्ट डाल दिया, तो कैटलिस्ट का क्या काम है, एक नया रास्ता बनाता है। कैटलिस्ट का क्या काम है, एक नया रास्ता बनाएगा। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, वो नया रास्ता जो बनाया, यानी जो बैरियर है इसको छोटा कर दिया, है ना, बैरियर को छोटा कर दिया। तो जब बैरियर छोटा हो गया तो अगर ए इधर से इधर जाएगा तो बी भी तो इसी रास्ते से इधर चलाएगा, बी थोड़ी बड़े वाले रास्ते से आएगा। एक नया रास्ता बन गया, वो रास्ते से अगर ए जा सकता है तो उस रास्ते से बी भी ए की तरफ आ सकता है। यानी कैटलिस्ट डालेंगे तो फॉरवर्ड की रेट बढ़ेगी तो बैकवर्ड की रेट भी बढ़ जाएगी। तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है। क्या अफेक्ट करता है कैटलिस्ट, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ गया मतलब इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगा। पहले इक्विलिब्रियम 10 मिनट के बाद जो एस्टेब्लिश हो रहा था, हो सकता है वो 7 मिनट के बाद ही एस्टेब्लिश हो जाए। बाकी इक्विलिब्रियम के किसी कैरेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड अर्लियर। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने में जो टाइम लग रहा था वो कम हो जाएगा, बाकी इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई बात। Catalyst increases the rate of forward as well as backward reaction and helps to achieve the equilibrium earlier. Catalyst sets up an alternate path for reaction to happen. एक नया रास्ता बनाया जिससे फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों ही फास्ट हो जाएगा। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ बिना कैटलिस्ट के ऐसा है, फॉरवर्ड की घट रही है, बैकवर्ड की बढ़ रही है, ये टाइम है जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। कब, विदाउट कैटलिस्ट, है ना। अब जब कैटलिस्ट डालोगे तो क्या होगा, सेम यही होगा लेकिन जल्दी आ जाएगा। यानी ये दोनों पॉइंट्स रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाएंगे और जल्दी। तो कैटलिस्ट के साथ ये जो टाइम होगा इसी टाइम पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, है ना। टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम ये चेंज हो जाएगा।
बाकी इक्विलिब्रियम के किसी भी कैरेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होने थे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के वही कॉन्सेंट्रेशन रहेंगे, है ना, वो सब कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ समय बच जाएगा, जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गई बात। बाकी इक्विलिब्रियम के किसी कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, गुल्डबर्ग एंड वागे लॉ ऑफ मास एक्शन। हमारे पास कोई रिएक्शन है, A प्लस बी गिव C प्लस डी। ठीक है, अब अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट क्या है, बराबर। फॉरवर्ड की रेट क्या होगी, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, और बैकवर्ड की रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। यही सीखा है हमने। ये ब्रैकेट में जो लिखते हैं वो क्या होता है, एक्टिव मास। ब्रैकेट में जो होता है उसका एक्चुअल टर्म क्या है, इट इज एक्टिव मास। एक्टिव मास मतलब एक्चुअल मास जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव मास, है ना। तो आप जानते रहे टर्म होता है एक्टिव मास। अब वो एक्टिव मास को लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप एक्टिव मास को लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, या तो आप एक्टिव मास को लिखते हो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। हाँ, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, कंसंट्रेशन या प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो नॉर्मली स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं तो हम उसको क्या मान लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन एक्चुअल मतलब उसका क्या होता है, एक्टिव मास, है ना। मोस्टली उसको कंसंट्रेशन के टर्म में दिखाते हैं, कभी कभी उसको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, अभी पढ़ा हमने केमिकल काइनेटिक्स। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, रेट कांस्टेंट, क्या बोलेंगे उसको, केएफ। बैकवर्ड रिएक्शन में रेट कांस्टेंट आएगा के बी। बार बार कहा जा रहा है इक्विलिब्रियम का मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट बराबर हो गई, यानी के एफ ए इंटू बी विल बी इक्वल टू के बी सी इंटू डी। यही तो मतलब हुआ, यही तो मतलब हुआ कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट बराबर हो गई, तो के एफ ए इंटू बी विल बी इक्वल टू के बी सी इंटू डी। अब मैं अगर के एफ बाई के बी कर दूं, के एफ बाई के बी कर दूं तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन ए इंटू बी। एग्रीड और नॉट। ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट विल गिव अ न्यू कांस्टेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट ही है। तो एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको सिर्फ के या के ई लिख दे, के इक्विलिब्रियम के लिए। This is called as equilibrium constant, है ना, where K is equilibrium constant which is constant at a given temperature. Once again, ये क्या है, equilibrium constant है, ये कब constant होता है, किसी given temperature पे, यानी जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक equilibrium constant की वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज हो सकती है, होगी ही ये जरूरी नहीं है, हो सकती है। खैर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब तक टेम्परेचर सेम है तब तक चेंज नहीं होगा, ये तय है। टेम्परेचर चेंज करने पर किस हिसाब से चेंज होगा ये हम देखेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस आगे बताऊंगी आपको। लेकिन जब तक टेम्परेचर, मतलब कहने का है जैसे आर है, तो आर क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स है, वो चेंज नहीं होता है, कंडीशंस पर डिपेंडेंट नहीं है, यूनिट पर डिपेंडेंट है, आप कौन सी यूनिट में लिख रहे हो, है ना, बाकी कंडीशंस पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो सकती है। तो इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। समझ आ गई बात। तो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आया, कॉन्सेंट्रेशन सी और डी क्या था, प्रोडक्ट था, ए और बी क्या था, रिएक्टेंट था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब आपने याद किया होगा बार बार कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो कोएफिशिएंट्स होते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन में उसको पावर में लगाते हैं। क्यों होता है ऐसा, ध्यान से देखो। जैसे मान लो हमारे पास रिएक्शन है 2a प्लस बी गिव्स c प्लस 3d। अब ध्यान से देखना, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो a के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, b पे भी डिपेंड करेगा। एक इस रिएक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, a प्लस b लिख सकते हैं क्या, तो a इंटू b। वैसे बैकवर्ड का रेट क्या हो जाएगा, C इंटू डी इंटू डी इंटू डी, यही तो करते हैं। तो क्या हो गया बैकवर्ड का रेट, के सी डी क्यूब, और फॉरवर्ड का रेट क्या हो गया, के एफ इंटू ए स्क्वायर बी। अब के एफ बाई के बी करोगे तो क्या हो जाएगा,
सी डी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर बाई बी। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो कहां चले गए, उस टर्म के पावर में। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, पर ध्यान रखना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को पावर में लगा देना है। समझ में आई बात, क्लियर? दिस इज व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आयोनिक इक्विलिब्रियम में जाओगे तो हर बार आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको पावर में जरूर लगाना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना, मैंने बोला था क्या कि जो आप लिख रहे हो वो ब्रैकेट में वो क्या है, एक्टिव मास। एक्टिव मास को लिखने के दो तरीके हैं, एक क्या है कॉन्सेंट्रेशन और एक क्या है पार्शियल प्रेशर, है ना। तो अगर आपने एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखा यानी मोलैरिटी लिखी, कॉन्सेंट्रेशन में भी क्या लिखना है आपको, मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर में, और या फिर आप क्या लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर लिख सकते हो, है ना। ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर की बात कब करोगे, जब गैसीय सिस्टम होगा। इक्विलिब्रियम में हमेशा गैस इन्वॉल्व हो, ये जरूरी है क्या, जरूरी नहीं है। कोई रिएक्शन ऐसे हो सकते हैं जिसमें सारे सॉलिड्स हो, सारे लिक्विड्स हो, कुछ सॉलिड कुछ लिक्विड हो, है ना। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें सारे गैसेस हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें सॉलिड भी हो गैस भी हो, हर तरह का इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में एक्टिव मास आप किसके लिए लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। अगर सॉलिड या लिक्विड होगा तो वहां पे आप पार्शियल प्रेशर में बात नहीं कर सकते हो। तो सवाल उठता है कि अगर गैस होगा तो सिर्फ पार्शियल प्रेशर ही लिख सकते हैं क्या, नहीं भाई, गैस के लिए कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हो। यानी ये वाला जो टर्म है एक्टिव मास का, ये किसी भी फेज के लिए लिखा जा सकता है, सॉलिड स्टेट हो, लिक्विड स्टेट हो या गैसियस स्टेट हो। लेकिन ये वाला फॉर्म जो आप एक्टिव मास का लिख रहे हो किसके लिए लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। अगर रिएक्शन में कहीं कोई गैसियस एंटिटी नहीं है तो आप एक्टिव मास को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में नहीं लिख सकते हो। समझ आ गई बात। तो एक्टिव मास लिखने के दो तरीके हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर और इन फॉर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपने एक्टिव मास किस टर्म्स में लिए हैं, आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है Kc और एक होता है Kp। Kc और Kp, अगर एक्टिव मास आपने कॉन्सेंट्रेशन लिया है तो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम बोलेंगे Kc, और एक्टिव मास अगर आपने पार्शियल प्रेशर लिए तो उसको क्या बोलेंगे, Kp। तो Kc एंड Kp कुछ स्पेशल नहीं है, Kc और Kp क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डिपेंडिंग ऑन कि आपने जो स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म्स लिए हैं वो कॉन्सेंट्रेशन है या प्रेशर, ठीक है ना। अब मोस्टली अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगी या कहीं भी लिखा हो स्क्वायर ब्रैकेट तो आप उसको क्या मानते हो, कंसंट्रेशन। और अगर पार्शियल प्रेशर लिखना होता है तो वो P लिखते हैं, P ऑफ CO2, P ऑफ H2O ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है तो आप कंसंट्रेशन मानेंगे और पार्शियल प्रेशर लिखना होगा तो वो P लिखेंगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपने एक्टिव मास किस टर्म्स में लिया है, दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं, Kc और Kp। ऑब्वियसली जब तक पार्शियल प्रेशर नहीं लिखोगे तब तक Kp डिफाइन नहीं होगा। और पार्शियल प्रेशर किसके लिए लिखते हैं, गैसियस एंटिटी के लिए। यानी अगर कोई रिएक्शन में कोई गैसियस एंटिटी नहीं है तो उसके लिए Kp डिफाइंड नहीं होगा। तो Kp की बात आप सिर्फ और सिर्फ करें तब करेंगे जब कहीं ना कहीं कोई गैसियस एंटिटी उस पूरे रिएक्शन में हो। एक भी गैसियस एंटिटी है तो आप Kp की बात कर सकते हो। पूरे रिएक्शन में कहीं कुछ गैसियस नहीं है तो वहां पे आप Kp की बात नहीं करोगे। समझ आ गई क्या बात। अब Kc और Kp लिखने के बारे में कुछ चीजें सीखनी है, एग्जांपल्स के थ्रू ही सीखते जाते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि यू हैव टू राइट एक्सप्रेशन फॉर Kc एंड Kp और उसका यूनिट भी बताना है। जैसे मान लो ये रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। अब इसके लिए Kc लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही लिखने को बताया गया है। क्या ऐसा लिखें, नहीं। क्या गड़बड़ हो रहा है, सॉलिड के एक्टिव मासेस को क्या लेते हैं, 1। सॉलिड के एक्टिव मासेस को 1 लेते हैं, यानी आपका जो Kc होगा वो क्या हो जाएगा, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इसको आप क्या लेना है, 1, और इसको भी क्या लेना है, 1, है ना। तो एक्टिव मास ऑफ सॉलिड्स आर टेकन एज यूनिटी। एक्चुअली ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। सॉलिड्स के कॉन्सेंट्रेशंस क्या होते हैं, थोड़ा बहुत रिएक्ट भी कर गया तो वो क्या है, कांस्टेंट है। तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट को किसी कांस्टेंट से डिवाइड करो या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट ही आएगा, है ना। इसलिए सिंप्लीफिकेशन के लिए हम उसको क्या ले लेते हैं, 1, ठीक है ना। तो एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज टेकन एज 1, ये ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट की कोई वैल्यू होगी तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे फिर से कांस्टेंट ही आएगा, तो सीधे सीधे हम उसको क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं,
ठीक है, इसके लिए केपी डिफाइन करना है। भाई केपी में भी सॉलिड लेना ही नहीं है, तो सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यूनिट्स अकॉर्डिंगली इसका क्या हो जाएगा, मोलारिटी या मोल्स पर लीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ATM। ठीक है, तो यूनिट आप लिख लोगे जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगे उसके हिसाब से मोल्स पर लीटर, और केपी का यूनिट अगर लिखना होगा तो जितने भी प्रेशर वाले टर्म्स है उसके लिए ATM। ठीक है, जैसे मान लो आपको दिया जाए N2O4 gives 2 NO2, इसके लिए KC लिखना है, क्या लिखेंगे, NO2 के कंसेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन N2O4 का कंसेंट्रेशन, और KP क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। इसमें कुछ विशेष नहीं, दोनों साइड गैसेस ही हैं। इसका यूनिट मोल्स पर लीटर, इसका यूनिट ATM। ठीक है, नेक्स्ट H2O लिक्विड से H2O गैस बन रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं है, फिजिकल इक्विलिब्रियम है। क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, लिक्विड से गैस कन्वर्जन। ठीक, अब यहां पे आपको केसी बोल रहा है लिखने को, केसी क्या हो जाएगा, केसी केपी का रिलेशन नहीं पूछ रही हूँ, तो बस केसी पूछ रही हूँ क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O गैस या लिक्विड, गैस अपॉन अगर लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है तो लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 लेते हैं। लिक्विड और गैस अगर इक्विलिब्रियम में है तो लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 लेते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि सेम सब्सटेंस का लिक्विड गैस हो ये जरूरी नहीं है, लिक्विड और गैस आमने सामने हो, इधर लिक्विड इधर गैस या इधर लिक्विड इधर गैस, कैसे भी। तो अगर लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है तो लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन क्या लेते हैं, 1। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ H2O गैस, और केपी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस। ठीक है, वेन एवर लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड, सॉरी गैस, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद गैस, उसके कंसंट्रेशन को क्या लेते हैं, 1। सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा 1, लिक्विड अगर गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है तो 1, लिक्विड का कंसंट्रेशन हमेशा 1 नहीं होता है। जब भी कोई लिक्विड किसी गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है तो उसके कंसंट्रेशन को आपको 1 लेना है। ठीक है, ये एक और बात है जो आपको यहाँ पे सीखनी थी। ठीक है, नेक्स्ट ये रिएक्शन दिया है, सॉलिड कॉपर Ag+ के साथ एक्वस कॉपर एंड Ag सॉलिड, क्या होगा, Kc क्या हो जाएगा, Cu+2 का कंसंट्रेशन अपॉन Ag के प्लस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर होल इनवर्स, यानी पर मोल लीटर, है ना। और केपी क्या हो जाएगा, केपी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ, वाह कोई गैस है ही नहीं तो यहाँ पे केपी डिफाइंड ही नहीं होगा। सिस्टम में कोई गैस नहीं है तो ऐसे सिस्टम्स के लिए आप केपी डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट CH3COOH पानी के साथ रिएक्ट करेगा, CH3CO- और H3O+। अगेन केसी लिखना है, केसी क्या हो जाएगा, CH3COO- इंटू H3O+ अपॉन CH3COOH इंटू 1। H2O का कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, तो गैस तो है नहीं, लिक्विड का कंसंट्रेशन हमेशा 1 नहीं होता है, एक्सेस में है, हर तरफ पानी, देखो ये एक्वस है, ये एक्वस है, वो एक्वस है, हर तरफ पानी ही पानी है ना। तो पूरा समुद्र पानी का है, पानी के 2-4 बाल्टी निकाल भी लिए तो क्या ही फर्क पड़ गया, है ना। तो पूरा पानी ही पानी है, उसमें से क्या हुआ, 1-2 मॉलिक्यूल पानी का यूज भी हो गया, समझना। CH3COH क्या वीक एसिड है, वीक एसिड है तो थोड़ा H+ निकालेगा, वो थोड़ा सा H+ H2O के साथ रिएक्ट भी कर गया तो क्या पानी के कंसंट्रेशन में कोई फर्क पड़ गया, नहीं। तो पानी का कंसंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट, उसको क्या लेंगे, 1। ठीक है ना। तो अगर कोई एक्वस रिएक्शन है, सब तरफ पानी ही पानी है, तो वहां पे पानी के कॉन्सेंट्रेशन को आप 1 ले लोगे। और अगर कभी ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 होता है, अगर किसी रिएक्शन में पूरा एक्वस फेज में रिएक्शन नहीं हो रहा है, किसी रिएक्शन में 1 मोल पानी का बन गया या 1 मोल पानी का यूज हो गया, लेकिन पूरा रिएक्शन एक्वस स्टेट में नहीं है, तब वहां पे आप वाटर के कंसंट्रेशन को 1 नहीं लोगे। समझ में आ गई बात, है ना।
तो ये रिएक्शन क्योंकि पूरा एक्वस फेज में हो रहा है, ये भी पानी में घुला हुआ है, ये भी पानी में घुला हुआ है, ये भी पानी में घुला हुआ है ना। अब उसमें से एक दो मॉलिक्यूल पानी का यूज हो गया तो पानी के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हम वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। केपी क्या हो जाएगा इसमें? नहीं होगा, केपी अगेन नॉट डिफाइंड। समझ आ गई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपको बोल रहा है केपी और केसी में रिलेशन बताना। यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी ओनली इफ देयर इज एटलीस्ट वन गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये तो समझ में आ रहा है ना भाई, अगर गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होगा तभी केपी डिफाइंड होगा। अब किसी रिएक्शन के लिए केपी डिफाइंड ही नहीं है तो उसमें रिलेशन कहां से निकालेंगे, है ना। अब ये रिएक्शन आपको दे दिया, आपको बोल रहा है केसी और केपी में रिलेशन बताना है। पहले तो केपी बताओ, केसी बताओ। केसी क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, और बस सॉलिड का वन लेते हैं। लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद गैस तो उसको भी वन लेंगे। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे केसी क्या हो जाएगा? सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। वैसे ही केपी क्या हो जाएगा? सेम, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ई और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर। अब आपको केसी और केपी में रिलेशन बताना है। आप कैसे भी करके प्रेशर को कंसंट्रेशन के टर्म्स में या कंसंट्रेशन को प्रेशर के टर्म्स में लिख दो, हो जाएगा काम, है ना। पीवी इक्वल टू एनआरटी हम जानते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी से अगर पी देखे तो एन बाई वी आर टी हो जाएगा। एन बाई वी क्या है? कंसंट्रेशन। यानी जहां जहां प्रेशर है वहां वहां आप क्या लिख सकते हो? सीआरटी लिख सकते हो। प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन लिख सकते हो ना, सीआरटी। तो आप देखो प्रेशर ऑफ डी, यहां पे हमने इक्वेशन पढ़ा था क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, तो कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी, कंसंट्रेशन ऑफ ई इंटू आर टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अब ये वाले टर्म्स हमने अलग कर लिए, सी डी सी ए वाले, तो ये जो पूरा टर्म है ये क्या बन गया? केसी। आर टी यहां से भी कॉमन ले लिया, आर टी यहां से भी कॉमन ले लिया, आर टी टू द पावर 1, आर टी टू द पावर 1, आर टी टू द पावर 2, ये ऊपर जाके -2। समझ आ गई क्या बात? तो केसी आर टी रेज टू 1 + 1 - 2। अब समझना ये वाला 1 कहां से आया? रिएक्टेंट का पावर है या प्रोडक्ट का? ये प्रोडक्ट का पावर है। ये 1 भी किसका है? डी का पावर है। और ये क्या है? ए का पावर है, रिएक्टेंट का पावर। यानी एक्चुअली क्या हुआ? रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट्स में से रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट क्या हुआ है? माइनस हुआ है। तो ये जो है ये क्या, इसको बोलते हैं डेल्टा एन जी। क्या बोलते हैं? डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी मतलब डिफरेंस ऑफ गैसियस मोल्स, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स। ठीक है, जितने भी गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स हैं उनमें से प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, तो क्या देगा आपको? डेल्टा एन जी। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बना? केपी इक्वल टू केसी आर टी रेज टू डेल्टा एन जी, वे एन जी इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। कौन से वाले मोल्स? सिर्फ गैसियस स्टेट में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके। तो गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट के मोल्स। और आर हमेशा क्या लिखोगे यहाँ पे? 1/12। क्यों लिखोगे आर 1/12? कंसंट्रेशन लिया है ना, सी बाई वी, मोल्स पर लीटर में होगा, और प्रेशर क्या है? एटीएम में, तो इसलिए आर की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे? 1/12, है ना। तो जब केपी इक्वल टू केसी आर टी रेज टू डेल्टा एन लिखते हैं तो आपको आर क्या लिखना है? 1/12। समझ में आ गई बात? आर की यूनिट में कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, आर इज 1/12। ठीक है, समझ में आ गई बात? डेल्टा एन कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। टोटल प्रोडक्ट माइनस टोटल रिएक्टेंट नहीं, गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स के मोल्स। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए H2 + I2 = 2HI, केपी और केसी का रिलेशन बताना है, इक्वल हो जाएगा। क्यों भाई? डेल्टा एन जी 0, प्रोडक्ट के भी 2 मोल्स, रिएक्टेंट के भी 2 मोल्स, दिमाग ही नहीं लगाना है। केपी एंड केसी आर इक्वल। N2 + 3H2 = 2NH3। डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा? डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा? -2, 2 नहीं -2, है ना। तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू -2, यानी आर टी का स्क्वायर। ये तो हो जाएगा आर टी का स्क्वायर। अब समझना केपी और केसी में कौन सा बड़ा होगा? केसी बड़ा होगा ना। केसी को आर टी स्क्वायर से डिवाइड करने पे वो केपी के बराबर होना है, यानी केसी इज ग्रेटर देन केपी। समझ आई बात? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं केपी केसी में कौन सा बड़ा है। क्लियर? 2NO gives N2O4,
यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या होगा, डेल्टा एन जी क्या होगा -1, अगेन माइनस में आ रहा है तो अगेन Kc विल बी ग्रेटर देन Kp। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है ना, ये पॉजिटिव आएगा तो Kp ग्रेटर देन Kc। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी हमने क्या पढ़ा था, इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp Kc के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें है ना जो आपको ध्यान रखना है। पहली बात, जो Kp या Kc का वैल्यू है किस पर डिपेंड नहीं करता है, पहले तो ये जान लें, कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, है ना। इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करता ही नहीं, वही तो रख के ही हम वैल्यू निकालते हैं उसकी, है ना। इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया है उससे Kp Kc को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्विलिब्रियम के कॉन्सेंट्रेशन रखने होते हैं। और किस पर डिपेंड नहीं करता है, कैटलिस्ट पे, कैटलिस्ट डालने पे इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम के कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है, Kc को अफेक्ट नहीं करता है, Kp को अफेक्ट नहीं करता है, टाइम जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मेक श्योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल में भी दे देते हैं, है ना। तो कैटलिस्ट डाला तो Kc तो सेम रखना है, Kc को सेम ही रखना है, रिएक्शन आगे पीछे जो भी होगा Kc चेंज नहीं होगी। डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन मोड ऑफ राइटिंग द इक्वेशन, जिस रिएक्शन के लिए आप Kp Kc लिख रहे हो वो इक्वेशन किस तरह से लिखा है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, मतलब अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दिया, जैसे मान लो आपको बोला a + b गिव्स c, इस रिएक्शन का कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, मान लो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, ठीक है। अगर हमने इसको रिवर्स करके लिख दिया c गिव्स a + b, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 1/K1। तो अगर इसका K1 है, इसको उल्टा किया तो वो भी उल्टा हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा। समझ में आई बात, कैसे होगा, बहुत क्लियर है। यहाँ पे जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, C/A/B, यहाँ पे आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, AB/C, क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स ही आ रहा है। तो अगर रिएक्शन उलट के लिखा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होगा, उलट जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन इन्वर्टेड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो इन्वर्टेड, ठीक है। तो 1/K हो जाएगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। रिएक्शन को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से, जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है N2 + O2 गिव्स 2NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, ठीक। अब हमने क्या किया, इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाता है K², है ना। यानी जिस नंबर से आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर कहां चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। कैसे हुआ ये चेक करते हैं, ध्यान से देखना। पहले रिएक्शन के लिए आप K लिखोगे तो क्या लिखोगे, NO² अपॉन N2 इंटू O2, यही लिखोगे। दूसरे इक्वेशन ये K1 हो गया मान लो, है ना, Ke1। अब Ke2 दूसरे वाले के लिए लिखो, क्या होगा, NO⁴ अपॉन N2² इंटू O2²। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि NO² अपॉन N2 इंटू O2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। ये NO⁴ हो गया, ये N2², ये O2², ये वाला टर्म ही तो क्या है, Ke1। तो हमको क्या दिख रहा है, दिस इज इक्वल टू Ke1 का स्क्वायर। समझ आ गई बात, क्लियर। यानी जब आप किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर कहां चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे इट गोज टू पावर। जैसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली, जेईई मेन लेवल पे और नीट पे, है ना। 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है X। रिएक्शन को क्या किया हमने, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब वो 1/2 कहां चला जाएगा, पावर में। तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, √(x). ये तो किया हमने, दो इक्वेशंस को हमने ऐड किया, पहला एक्सप्रेशन दूसरा एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन को जब ऐड करोगे, इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है,
इसके लिए भी दे रखा है। जब दो एक्सप्रेशंस को ऐड करोगे तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट मल्टीप्लाइड, है ना भाई। दोनों के लिए आप इक्विलिब्रियम लिख लो, पहले के लिए क्या होगा b बाई ए, दूसरे के लिए क्या होगा y बाई एक्स, फाइनल एक्सप्रेशन के लिए क्या होगा b इंटू वाई अपॉन a इंटू एक्स। तो b बाई ए की वैल्यू हमने लिखी है क्या k1 और y बाई एक्स की वैल्यू हमने लिखी है क्या k2, तो क्या हो जाएगा k1 इंटू k2। तो जब दो इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तो उनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इक्वेशंस एडेड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट मल्टीप्लाइड। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, है। जैसे ये m गिव्स n इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1, p गिव्स q इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k2। अब आपको बोल रहा है m प्लस q गिव्स n प्लस p। पहले और दूसरे इक्वेशन के साथ क्या करके हम तीसरा इक्वेशन लाए हैं, पहला तो ऐसे ही है, दूसरे को उलट के लिया है। दूसरे को उलट के लिया तो जब उसको उल्टा किया तो ये जो एक्सप्रेशन होगा उल्टा करने पे क्या हो जाएगा 1/k1, सॉरी 1/k2। उल्टा करेंगे तो अब उल्टा करके उसको ऐड कर रहे हैं तो k1 इंटू 1/k2 यानी k1/k2। या फिर सीधे सीधे कह दो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया है, सब्सट्रैक्ट किया तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा k1/k2। दो इक्वेशंस को ऐड करो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दो इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा डिवाइड हो जाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा k1/k2, है ना। बहुत बार आपको डाटा दिया होता है, डाटा के बेसिस पे आपको उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, डाटा दे दिया आपको, है ना। पहला वाला इक्वेशन जो दिया है इसका k दे रखा है 49, दूसरे इक्वेशन में क्या किया है, एक तो उल्टा किया है, उल्टा किया तो 1/49 हुआ, और दूसरा क्या किया है हाफ से मल्टीप्लाई किया है तो पावर में चला जाएगा, तो 1/49 का रूट यानी क्या हो जाएगा 1/7। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने बोला था कि किस पे डिपेंड नहीं करता है, कैटलिस्ट पे और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड करता है, एक तो रिएक्शन को किस तरह से लिखा है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे, और दूसरा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट कर सकता है, हर बार करेगा ये जरूरी नहीं है, और टेम्परेचर का इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है। log of k2/k1 is equal to delta h by 2.303 r 1/t1 minus 1/t2 यानी t2 minus t1 upon t1 t2। ये रिलेशन है किसका, टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, है ना। t2 is greater than t1, here t2 is greater than t1, है ना। t2 जो है टेम्परेचर t1 से ज्यादा है, टेम्परेचर t2 पे जो कांस्टेंट उसको k2 बोलेंगे, टेम्परेचर t1 के करस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसको k1 बोल रहे हैं। आते हैं तो अगर यहां नेगेटिव दिया होता तो 1/t2 माइनस 1/t1 लिखा होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत बार फॉर्मूले में यहां नेगेटिव दिया होगा, अभी क्या है ये 1/t1 माइनस 1/t2 है, अगर यहाँ पे माइनस डेल्टा एच है तो क्या हो जाएगा 1/t2 माइनस 1/t1। ठीक है, लिख लिया इतना। अब चेक करते हैं इसका मतलब क्या हुआ। भाई आप देखना ये वाला टर्म हमेशा क्या होगा, इफ t2 ग्रेटर देन t1, ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये वाला पूरा टर्म, ये पूरा टर्म पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, किस पर डिपेंड करेगा, डेल्टा एच पे। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तीनों ही तो हो सकता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक होगा तो नेगेटिव, और अनअफेक्टेड होगा टेम्परेचर से तो जीरो। तो अकॉर्डिंगली के डिपेंड भी करेगा टी पे या नहीं डिपेंड करेगा, कौन बताएगा, डेल्टा एच पे, है ना। अब चेक करते हैं एक एक करके केसेस, है ना। जैसे मान लो आपको बोला जाए h इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच 0, तो डेल्टा एच 0 यानी log k2/k1 वो पूरा टर्म क्या हो गया 0, मतलब k2 इज इक्वल टू k1, k2 इज इक्वल टू क्या हो गया k1। समझ में आई बात, ये पूरा टर्म 0 हो गया यानी k2/k1 क्या हो गया 1, यानी k2 क्या हो जाएगा k1 के बराबर हो जाएगा। यानी अगर कोई प्रोसेस ऐसा है जिसका डेल्टा एच 0 है, so such a reaction is not affected by
चेंज इन टेम्परेचर। ऐसे रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि डेल्टा एच क्या है, 0। ठीक है। दूसरा केस, डेल्टा एच नेगेटिव है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, समझना T2 बाई T1, T2 माइनस T1 वाला जो टेम्परेचर वाला टर्म था वो पूरा पॉजिटिव। डेल्टा एच नेगेटिव आ गया तो राइट हैंड साइड पूरा क्या हो गया, नेगेटिव, यानी लेस देन 1। राइट साइड पूरा क्या हो गया, लेस देन 1, यानी लॉग ऑफ K2 बाई K1 क्या हो गया, लेस देन 1, मतलब K2 लेस देन K1, K2 लेस देन K1, यही तो मतलब हुआ। यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे K डिक्रीजेस। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो राइट साइड का जो टर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी दैट विल बी ग्रेटर देन 1, तो K2 विल बी ग्रेटर देन K1, K2 विल बी ग्रेटर देन K1। टेम्परेचर बढ़ाने पे K बढ़ेगा। ये तो हो गया फॉर्मूले से। अब बिना फॉर्मूले के अगर मुझे मान लो फॉर्मूला नहीं याद है, मुझे सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन का आंसर देना है कि K बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ऐसे समझना, हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स D प्लस हीट। बताओ रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रहा है, दिख रहा है, हीट रिलीज हो रहा है मतलब क्या, एक्सोथर्मिक। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर भागेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड ही भागेगा, क्योंकि इधर जाएगा तो टेम्परेचर और चाहिए। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर किधर का रिएक्टेंट है, इस साइड का कि इस साइड का, इस साइड का रिएक्टेंट, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन भागने लगेगा। अब रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में भागने लगेगा तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। के क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए के टेम्परेचर के साथ क्या होगा, घटेगा। समझ में आई बात। अब हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्स प्लस हीट गिव्स वाई प्लस जेड, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड में होगा, फॉरवर्ड में होगा, फॉरवर्ड में होगा, यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, यानी के की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आई बात। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे के क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे के क्या होगा, घटेगा। फॉर्मूले से भी आ गया और कंसेप्चुअली भी आ गया। ठीक है। और अगर कोई रिएक्शन में हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है तो आप टेम्परेचर बढ़ाओ, रिएक्शन के रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के विल नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, के कांस्टेंट होगा। यानी सीधा सीधा पूछे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर स्टेटमेंट दिया विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, ऑलवेज गलत है। एंडोथर्मिक रिएक्शन दिया होता तो सही होता है ना, लेकिन अगर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ये कुछ नहीं दिया हुआ है तो टेम्परेचर का और के का कोई रिलेशन फिक्स नहीं है, वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और अनअफेक्टेड भी रह सकता है, डिपेंड करता है कि डेल्टा एच क्या है। समझ आ गई बात। तो दिस रिलेशन ऑफ के विद टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन करिए, एक आध कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लें। हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके HI बना रहे हैं। हाइड्रोजन के 3 मोल्स, आयोडीन के 3 मोल्स एक 10 लीटर के कंटेनर में ले लिया है हमने। रिएक्शन का केसी भी आपको दे रखा है। इक्विलिब्रियम पे आपको आयोडीन के मोल्स बताने हैं। सी ऑप्शन 0.66। आ गया क्या? आया? नहीं आया? नहीं, क्यों, क्या किया हमने?
H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, यही तो रिएक्शन है। बोल रहा है शुरू में इनिशियली इसके 3 मोल लिए, इसके 3 मोल लिए, ये लिया ही नहीं। एट इक्विलिब्रियम 3 में से X रिएक्ट कर गया तो इसमें से भी X रिएक्ट करेगा, इसका एक और इसका एक रिएक्ट करेगा तो ये कितना बनेगा 2, तो इसके X और इसके X से ये कितना बनेगा 2X। ये क्या है मोल्स, आपको क्या रखना होता है कॉन्सेंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम के ये मोल्स हैं, तो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स बाई 10, ये भी 3 माइनस एक्स बाई 10 और ये 2x बाई 10। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको लिखोगे लगेगा कि 10 रखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप हैबिट डालिए, हर जगह वॉल्यूम वाला टर्म कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है केसी, क्या करना है HI का स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2, यही तो करना है। केसी का टर्म वैल्यू दे रखा है 49, HI का स्क्वायर, HI कितना है 2x का स्क्वायर है ना, अपॉन 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही हो जाएगा। 10 वाले टर्म्स क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी सॉल्व कर लेंगे, क्या होंगे दो साइड रूट ले ले, तो 7 इज इक्वल टू 2x अपॉन 3 माइनस एक्स, सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। क्या आपको आंसर x की वैल्यू देनी है, नहीं, आपको तो पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पे I2 के मोल्स बताओ, I2 के मोल्स बताओ, मतलब आपको क्या वैल्यू देनी है 3 माइनस एक्स की वैल्यू देनी है, x की वैल्यू नहीं देनी है। समझ में आई बात, यू हैव टू गिव आंसर एज 3 माइनस एक्स। सॉल्व कर लेंगे, हो गया ऋषि, कहाँ अटक गया था। अच्छा क्वाड्रेटिक सॉल्व कर, सही है, ये तो हो गया। N2 plus 3H2 gives 2NH3। आपको बोल रहा है 1 mole of nitrogen 3 moles of hydrogen are made to react in a 4-liter vessel, 25% of N2 get converted to ammonia, कैसी बताना है। ऑप्शंस पे एक बार नजर डाल देंगे, ऑप्शंस जो है आपके पास क्या है 2 और 3 के पावर्स में है, यानी जितने भी टर्म्स हैं आप कोशिश करिए उसको 2 और 3 के पावर्स में कन्वर्ट करने के, डेसिमल में नहीं, मतलब फ्रैक्शन में काम करो, क्योंकि आप पूरा कैलकुलेशन करके एंड तक पहुंचे और देखें कि ऑप्शन में वैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो शुरू में देख लें ऑप्शन में क्या है 2 और 3 के टर्म्स हैं, तो जो भी फ्रैक्शंस होंगे उनको 2 और 3 के टर्म्स में ले जाएंगे। डी ऑप्शन 2 raised to 10 3 raised to 7, डी 2 10 3 भी 10,
आंसर तो बी ही होना चाहिए, 2:10 और B/7 3:7 आना चाहिए। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स क्या होंगे इसके? क्या करें? आपको क्या बोला गया है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करा के अमोनिया बना रहे हैं, है ना। शुरू में नाइट्रोजन के कितने मोल्स लिए? एक। हाइड्रोजन के कितने मोल्स लिए? 3। तो इनिशियल मोल्स लिख लिया, इसके 1, इसके 3, इसको 0। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? आपको बोला 25% ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड, यानी एक मोल में से कितना मोल गया? 0.25 मोल। नाइट्रोजन का 1 मोल ही तो लिया था, 25% कन्वर्ट हो गया, यानी कितना रिएक्ट कर गया? 0.25। तो एट इक्विलिब्रियम ये बचा कितना? 1 माइनस 0.25। ये अगर इसका 0.25 रिएक्ट करेगा तो इसका 0.75 रिएक्ट करेगा, तो 3 माइनस 0.75, ये बनेगा कितना? 0.5। बस इन टर्म्स को फ्रैक्शन में लिख लो सबसे पहले तो, है ना। इन टर्म्स को आप फ्रैक्शन पे लिख लो। और वॉल्यूम भी दे रखा है कितना? 4 लीटर्स। वॉल्यूम यहाँ लिखना जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है भाई। क्यों भाई? क्योंकि दोनों साइड मोल्स बराबर नहीं है। ऊपर वॉल्यूम के 2 टर्म्स है और नीचे वॉल्यूम के 4 टर्म्स है, तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये 0.7/5/4, ये 2.25/4 और ये 0.5/4, है ना। इसको 1/2 इंटू 1/4 लिख सकते हो, इसको 9/4 इंटू 1/4 लिख सकते हो, और इसको 3/4 इंटू 1/4 लिख सकते हो। लिख सकते हो ना। बस ये सारे फ्रैक्शंस आपको लिख देने, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला? 1/2 इंटू 1/4, इसको 3/4 इंटू 1/4, और इसको 9/4 इंटू 1/4। अब 4 की जगह 2 का स्क्वायर, 9 की जगह 3 का स्क्वायर, ये रख देंगे, सॉर्ट आउट करोगे, आपको वैल्यू हो जाएगी 2:10 3:7। ठीक है, समझ आ गई बात? आपको दे ही रखा था 25% रिएक्ट कर रहा है, ये पता चल गया। ये कितना रिएक्ट कर रहा है तो ये कितना बचेगा और वो कितना बनेगा, ये आपको पता चल जाएगा। बस फ्रैक्शंस को डेसिमल में ना रख करके वैल्यू को फ्रैक्शंस में लिखना था, 2 और 3 के टर्म्स में, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया है, बताया इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 16। और आपको क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द 4 गैसेस इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर। मतलब शुरू में ही हमने 1 लीटर का बर्तन लिया है और उस बर्तन में चारों गैसेस के 1-1 मोल डाल दिए, चारों के 1-1 मोल डाल दिए शुरू में ही। फाइंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। क्या है? 0.6 बी की ए बी या डी? डी, डॉग वाला। सही है। अब सवाल, हाँ ठीक है, अब मेरा सवाल बस इतना सा है कि मैंने बोला शुरू में इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल, चारों के 1-1 मोल ले लिए थे। आपने क्या किया इक्विलिब्रियम पे? ये 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, ये 1 प्लस एक्स और ये 1 प्लस एक्स, यही किया है। जब चारों के मोल्स प्रेजेंट थे तो इधर माइनस उधर प्लस करके इधर माइनस इधर प्लस क्यों नहीं किया? समझ आ रही बात? जब सब, अगर इसके मोल्स नहीं होते तब तो इधर ही जाता रिएक्शन, लेकिन जब सबके बराबर मोल्स है तो रिएक्शन इधर भी तो जा सकता था। ये 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, ये 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स, ऐसा भी हो सकता था। फिर हमने इधर ही क्यों भेजा, इधर क्यों नहीं भेजा? रीजन क्या है? ये 16 दे रखा है, यानी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब ये बढ़ेगा और ये घटेगा। समझ आई बात? सेम इसी रिएक्शन के लिए अगर वो दे दिया होता 1/16 तो क्या करते? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। समझ आ गई बात? अगर प्रोडक्ट होता ही नहीं तब तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं, इधर ही जाना पड़ेगा। सब कुछ दिया हुआ है, बराबर बराबर प्रेजेंट है,
तो अब किधर बढ़े, इधर की इधर, तो आप के की वैल्यू से हेल्प लोगे कि प्रोडक्ट ज्यादा है या रिएक्टेंट ज्यादा है। समझ आ गई बात? क्लियर और नॉट? ठीक है। आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे बहुत बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ना बनाकर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम पे किसके किसके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गए, किसके कॉन्सेंट्रेशन घट गए, कौन कौन सी चीजों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो सबके बराबर दिए तो आपको देखना पड़ेगा किसका बढ़ा किसका घटा। ठीक है। तो कैसे होता है ये, आजकल वार्निंग भी नहीं देता है बंद होने के पहले। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। यहाँ पे आपको पार्शियल प्रेशर्स नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के दे रखे हैं और इक्विलिब्रियम के ही प्रेशर दे रखे हैं और आपको टोटल प्रेशर भी दे रखा है इक्विलिब्रियम का। आपको केपी बताना है। मोल्स कुछ नहीं दिया, सीधे पार्शियल प्रेशर ही दे के रखा है कि इक्विलिब्रियम पर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर दे रखा है और आपको टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम का दे रखा है। केपी बताना है। कितना? बी ऑप्शन। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन हाइड्रोजन का दे रखा है, अमोनिया का नहीं दे रखा है। क्या करें? टोटल प्रेशर से माइनस करके निकाल लेंगे बस। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब। बस वैल्यूज आपको दे रखी है, डालना है, जोड़ घटाना करना है। चलिए, A2 प्लस B2 गिव्स 2AB। इक्विलिब्रियम पे वी हैव 0.2 मोल्स ऑफ A2, 0.3 मोल्स ऑफ B2 एंड 0.1 मोल ऑफ AB। अगेन इक्विलिब्रियम के मोल्स दे रखे हैं आपको और साथ में आपको दो रखा है टोटल प्रेशर। इक्विलिब्रियम के मोल्स दिए हुए हैं और टोटल प्रेशर दे रखा है। सीधे इक्विलिब्रियम के मोल्स दे रखा है ना, सबके पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितने हैं टोटल? टोटल मोल्स कितने हैं? 0.6। तो A2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? 0.2 बाई 0.6, टोटल प्रेशर 6 है ना। और पार्शियल प्रेशर वैसे ही B2 का भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.3 बाई 0.6 इंटू 6। और पार्शियल प्रेशर AB का भी आ जाएगा 0.1 बाई 0.6 इंटू 6। सबके पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे। केपी का एक्सप्रेशन बना होगा उसमें डाल दोगे। हाँ, ए ऑप्शन 0.1666 1/6 आ रहा है। ठीक है, अब जोड़ घटाना तो ठीक से कर लो भाई। ठीक है, फिर एक टर्म आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सुना हुआ है? बिल्कुल सुना हुआ है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बोलता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के एक मोल में से कितने मोल्स टूट गए, वो क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। रिएक्टेंट पूरा नहीं टूटा, जितना दिया उसमें से कुछ टूटा, तो हर एक मोल में से कितना टूटा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। जैसे PCl5 टूट रहा है, पूरा टूट जाएगा तो इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा। पढ़ेंगे ही क्यों इस चैप्टर में?
अगर अल्फा 1 हो जाए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से कम हो, नहीं जरूरी नहीं है, 1 हो सकती है और 0 भी हो सकती है। बिल्कुल ना टूटे तो 0 और पूरा टूट जाए तो 1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितना, एक में से कितना टूटा, ये डिग्री है। 100 में से कितना टूटा, परसेंटेज। परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब 100 मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल टूट गए, है ना। एक मोल में से कितने मोल टूट गए, वो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आई बात? तो डिसोसिएशन की वैल्यू 0 से 1 तक रेंज कर सकती है। 0 है मतलब बिल्कुल नहीं टूटा तो भी इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, 1 है तो पूरा टूट गया, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, फिर भी इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। यानी अगर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात है तो अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आएगी कहीं, ठीक है ना। अल्फा की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1। परसेंटेज नहीं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। परसेंटेज हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बिल्कुल 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आ गया डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या हो गया, अगेन आयोनिक इक्विलिब्रियम में चले गए, आयंस बने तो आयोनाइजेशन। मतलब समझना, आपके पास NH4OH है, ये टूटा, आयंस में चला गया, NH4+ और OH-। इसको आप डिसोसिएशन भी बोल सकते हो, आयोनाइजेशन भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। इसको आप डिसोसिएशन तो बोल सकते हो, पर इसको आप आयोनाइजेशन नहीं बोल सकते हो। समझ में आ गई बात? ये डिसोसिएट तो हुआ है पर आयंस नहीं बने, ये डिसोसिएट हुआ और डिसोसिएट होने से क्या बने, आयंस बने। ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम में है क्योंकि आयंस आर इन इक्विलिब्रियम, पर ये आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं है। समझ में आई बात? ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम है, लेकिन साथ में ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम भी है। मतलब आप कह सकते हो आयनिक इक्विलिब्रियम इज अ स्मॉल सेट अंडर केमिकल इक्विलिब्रियम। कोई भी रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो वो क्या है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम है। उसमें से सिर्फ वो वाले रिएक्शंस जिनमें आयंस इन्वॉल्व्ड है वो क्या हो गए, आयनिक इक्विलिब्रियम में आ गए। समझ में आ गई बात? खैर, अब PCl5 डिसोसिएट होकर के PCl3 और Cl2। ध्यान से समझना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है एक मोल में से कितने मोल टूटे। तो जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हो तो आप इनिशियल मोल्स क्या ले लें, 1 ले लें। भाई एक में से कितना टूटा तो हम एक ही ले लेते हैं, है ना। अब मान लो आपको मेंशन्ड है कि अल्फा की वैल्यू 0.4, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4। इसका क्या मतलब हुआ, एक मोल में से 0.4 मोल टूट गया। तो आपने इनिशियल मोल्स क्या लिए थे, 1 ले ही लिए थे क्योंकि आपको अल्फा दिया है। तो जब भी अल्फा दिया, अल्फा हमेशा जब हम लिखते हैं इधर रिएक्टेंट के नीचे समथिंग माइनस अल्फा, तो वो समथिंग हमेशा क्या होना चाहिए, 1। अल्फा हमेशा 1 में से ही माइनस होता है क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइंड ही है कि एक मोल में से कितने मोल टूटे। समझ में आई बात? तो इनिशियल मोल्स क्या लोगे आप, 1। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इसमें से 0.4 टूट गए तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा बनेगा और ये अल्फा बनेगा। समझ आ गई बात? ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, एक तरह का टर्म है जो क्या बताता है कि एक में से कितना टूटा। ये हमेशा ध्यान रखेगा, एक में से कितना टूटा। तो जब अल्फा दिया हो तो आप इनिशियल मोल्स हमेशा क्या मान लें, 1। आपको अल्फा भी दिया और इनिशियल मोल्स भी दे रखे हैं, एक नहीं दिया, 5-10 दे रखा है कि 10 मोल लिया है, तो क्या करेंगे भाई, अल्फा तो एक में से ही डिफाइंड है, आपको दे रखा 10 मोल से शुरू किया और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.4। तो 0.4 मतलब एक में से 0.4 टूट रहा है, तो 10 में से कितना टूटेगा, 4 टूटेगा, 10 × 0.4। समझ में आई बात? तो आप क्या करोगे, इस पूरे रिएक्शन को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये भी पूरा क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक में से ये है तो 10 में से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे इक्वेशन को। समझ आ गई बात? ये मतलब होता है। तो जब भी अल्फा दिया हो तो आपको ध्यान रखना है अल्फा हमेशा किसमें से माइनस होता है, 1 में से माइनस होता है। अल्फा की वैल्यू 0 से 1 तक हो सकती है, 1 हुई तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन कैसा हो गया, इरिवर्सिबल। ठीक है। अल्फा को कैसे डिफाइन करें, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है भाई, कितने मोल्स लिए थे और कितने मोल्स टूटे हैं। ठीक है, तो टोटल में से कितने मोल्स टूट गया था, समझना, आपने लिया कितना था, 1, टूटा कितना, 0.4।
तो अल्फा कितना हो जाएगा 0.4/1 0.4। ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे डिफाइन होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जो आपने लिया था, है ना। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज अल्फा एंड रिएक्शन स्टार्टेड फ्रॉम C मोल्स ऑफ PCl5, तो क्या होगा, C मोल्स ऑफ PCl5 से शुरू किया हमने, ध्यान से देखना, C मोल्स ऑफ PCl5 से शुरू किया, PCl5 डिसोसिएट हुआ PCl3 प्लस Cl2। इनिशियली हमने C मोल्स ऑफ PCl5 से शुरू किया इनिशियली, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा 1 में से अल्फा, तो C में से C अल्फा, तो क्या होगा C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा C अल्फा। अब आपसे क्या बोला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन, कितने मोल्स डिसोसिएट हुए C अल्फा, कितने मोल्स लिए C, तो क्या आ गया अल्फा आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ गया अल्फा। ठीक है, परसेंटेज डिसोसिएशन अगर कहीं लिखा हो तो अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करना है, मेक श्योर। बहुत बार क्या होता है, आप कैलकुलेट करते हो अल्फा, तुरंत टिक मार देते हो। बहुत बार आपसे क्वेश्चन में अल्फा ना पूछ के क्या पूछता है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, मतलब जो भी अल्फा निकल के आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर देना पड़ेगा। समझ में आया, परसेंटेज पूछा है मतलब एक में से नहीं 100 में से कितने टूटे, तो जो भी अल्फा निकल के आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर देंगे। ठीक है, 5 moles of PCl5 is taken in a 2-liter container if equilibrium concentration of each PCl5, PCl3 and Cl2 is, बताना है अगर आपको अल्फा दिया हुआ है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस अल्फा लिखना सीख रहे हैं हम कि अल्फा का मतलब क्या है, ये सब काम आएगा आपको कब, आयनिक इक्विलिब्रियम में, है ना। आपको बोल रहा है PCl5 टूट रहा है, ऑब्वियसली PCl3 प्लस Cl2 में टूटेगा, ये एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होना चाहिए। शुरू में इसके 5 मोल्स दिए थे, ये 0 0, अल्फा 0.4 है, मतलब एक में से 0.4 टूट रहा है, तो 5 में से कितना टूटेगा 0.4 इंटू 5, ये तो 5 अल्फा, ये बनेगा कितना 5 अल्फा, है ना, ये भी बनेगा कितना 5 अल्फा। ठीक है, ये क्या हो गया, मोल्स आए हैं, इक्विलिब्रियम के मोल्स आए हैं, ये इनिशियल मोल्स थे, ये इक्विलिब्रियम के मोल्स हैं, हमें चाहिए क्या, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेंट्रेशंस चाहिए, तो 5 माइनस 2 बाई वॉल्यूम क्या है 2, तो कितना आ गया 3/2, ये 2/2 यानी 1 और ये भी 2/2 यानी कि 1। ठीक है, आपको सबके कॉन्सेंट्रेशन चाहिए थे, ध्यान रखेंगे कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये भी ध्यान रखेंगे। क्या होता है बहुत बार हम अल्फा कैलकुलेट करते हैं या कोई वेरिएबल है एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स आती इतनी खुशी आती है ऑप्शन में एक्स ही ढूंढने लग जाते हैं, ये नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है कि क्या पूछा जा रहा है। हाँ भाई एक्स को आपने सॉल्व करने निकाला, बड़ा मुश्किल से सॉल्व हुआ, अब अंदर से इतनी एक्साइटमेंट आती है ऑप्शन में ढूंढने लग जाते, लो भैया आया और फटाक टिक मार दिया, तुरंत करते, बहुत बार करते बच्चे, ये भूल जाते हैं कि एक्स को पूछ ही नहीं रहा था आपसे, समथिंग प्लस एक्स या समथिंग माइनस एक्स पूछ रहा था, वो आप भूल गए, है ना। तो वो थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में खास तौर पे कंट्रोल करना है ना। पीएच निकालना है, पीओएच निकाल के खुश हो रहे हैं, टिक मार के चले जाए, भाई पीओएच निकाला, ओएच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा निकाला, ओएच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाला, सब कुछ करके माइनस लॉग किया, आ गया पीओएच, टिक। हाँ तो वो पीओएच निकालते इसलिए पीओएच आता है उसमें तुम्हारी क्या गलती है, गलती है ना कि पीएच पूछा है एग्जामिनर ने, तुम्हारी ये गलती है कि तुमको राइट हैंड साइड तो याद है कि ये फॉर्मूला होता है, लेफ्ट हैंड साइड तुम भूल गए हो कि वहां पे पीओएच लिखा हुआ है और एग्जामिनर ने आपसे पीएच पूछा है, तो यही आपकी गलती है, बस इतना सा कि फॉर्मूला पूरा नहीं याद है, क्योंकि वो बचपन में याद पड़ी होती है, क्वेश्चन नहीं याद करेंगे आंसर याद करेंगे, आंसर लाइन से याद है कॉपी की, क्वेश्चन ही नहीं पता है, सारे बच्चे करते हैं, आंसर लाइन से याद रहते हैं, क्वेश्चन ही नहीं याद रहता है कि किस क्वेश्चन का ये आंसर था, है ना, वही वाली आदत पड़ी हुई है। तो राइट हैंड साइड तो याद है, ये बड़ा सा फॉर्मूला है याद कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड में छोटा सा कुछ लिखा हो उसको इग्नोर कर दिया, वही गए। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, 2HI gives H2 plus I2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन HI का दिया अल्फा, एक्सप्रेशन बताना है KC का, एक्सप्रेशन फॉर KC, ऑप्शंस काफी ध्यानपूर्वक देखें, बाद में नहीं बोलेंगे सिली मिस्टेक हो गया, ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक देखें, फिर सिली मिस्टेक जैसे टर्म का नाम नहीं लेंगे।
इसीलिए मैंने बोला है ऑप्शन को ध्यान से देखें। गलत लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। अच्छा तुझे भी बी और डी सेम दिख रहा है खुशी? नहीं, अलग दिख रहा है ना, तब ठीक। दिख गया? अच्छा हाँ बोलो। अच्छा सी गलत है इसलिए डी लग रहा है, लेकिन मैं करूंगा नहीं डी होगा क्या भाई? क्या बोल रहा है? पुट 2HI गिव्स H2 + I2, यही तो बोल रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया है, सीधा इक्विलिब्रियम का ही लिख ले, 1 - अल्फा। ये कितना बनेगा? ये अल्फा, तो ये अल्फा/2 और ये भी अल्फा/2। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का मैंने मोल्स लिखा है। कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो डिवाइड बाई वी, डिवाइड बाई वी, डिवाइड बाई वी। ठीक है क्या? यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लिखते तो भी चलता है, क्योंकि दोनों तरफ टर्म्स बराबर है, लेकिन हैबिट डालिए वॉल्यूम लिखने की। अब केसी क्या होता है? H2 × I2 / HI का स्क्वायर, करेक्ट। H2 का कंसंट्रेशन अल्फा/2V, अल्फा/2V अपॉन 1 - अल्फा/V का स्क्वायर। V वाले टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आया अल्फा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में चला गया 4, 1 - अल्फा का स्क्वायर। कर लो, वही आएगा, वही आएगा, तब भी वही आएगा। तब भी वही आएगा, कुछ और थोड़ी आ जाएगा, आना ही वही है। 2 पूरा कॉमन है, कुछ गड़बड़ कर दिया होगा जोड़ घटाने में, वो तो हम कर ही सकते हैं, हक है हमें करने का। N2O4 gives 2NO2, अल्फा 0.25 है, Kp नियरेस्ट वैल्यू ऑफ Kp, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगा, पूछा है क्लोज टू, नियरली कितना आएगा। डी वाला लग रहा है। ये 5 बज गया। ए ऑप्शन कितना आ रहा है? इतना तो नहीं आ रहा है, 0.33 तो इनके बीच में ही आ गया कहीं, इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। 1/3 तो 0.33 होता है भाई, तो 0.33 तो इनके बीच में हो गया। अच्छा ए आया, कितना आया? एक्चुअल फ्रैक्शन कितना आया? 4/15 आएगा। एक्चुअल फ्रैक्शन जो है वो 4/15 आएगा। ध्यान से देखो इधर ये 1 - अल्फा 2 अल्फा, ठीक है ना? अल्फा की वैल्यू भी दे ही रखी है, तो ये 0.75 और ये 0.5। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1.25। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो गया? 1.25। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना हो जाएगा? 0.5 अपॉन 1.25 इंटू इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना है? 1। वो तो मुझे ही पता, मुझे तो पता ही है कि कहाँ अटके हैं आप। हाँ जी, फिर ये 0.75 अपॉन 1.25 इंटू 1, पार्शियल प्रेशर रखना होता है, सीधे यही रख दिया। बहुत बढ़िया, आज कहाँ आया आंसर? ऐसे थोड़ी होता है। 1
नहीं समझ आया? नहीं, मैं तो अभी कर रहा हूँ, मतलब पूरा वो कैलकुलेशन से कहाँ है अब? भाई पार्शियल प्रेशर करने थे ना आपको, आपने मोल्स निकाल लिए, टोटल मोल्स निकाल लिए, तो मोल फ्रैक्शन NO2 का कितना है? 0.5 बाई 1.25 मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर जो दे रखा है, क्या इक्विलिब्रियम का प्रेशर दे रखा है, तो ये कितना हो गया 2/5, ये कितना हो गया 3/5। रखो वैल्यूज, आ जाएगा 4/15 आएगा ना। 4/16 होता तो 0.25, 4/15 है। हर बार ही यही मिस्टेक करते हैं आप, सीधे इक्विलिब्रियम के मोल्स रख के और केपी निकाल दिया विदाउट पार्शियल प्रेशर। ठीक है, आंसर तो मतलब नहीं बढ़िया है, आंसर बढ़िया नहीं है, इसमें एक ऑप्शन 0.35 हो जाता तो खत्म। फिर भी नहीं होते। क्यों? मेरा 1/5 आ रहा है। सही है। बिना सॉल्व करे आंसर निकालना है।